नीचे राजपूत युगीन संस्कृति एवं प्रशासनिक। राजपूत युगीन संस्कृति। राजपूत युग भारतीय मध्यकालीन संस्कृति के विकास का एक अनोखा दौर था, जहां युद्ध, वीरता, धार्मिकता और कला संरक्षण तीनों समान रूप से फले फूले। इस काल की सांस्कृतिक धारा की नींव क्षात्र धर्म, परंपरागत सामाजिक आचार, मंदिर केंद्रित धार्मिक जीवन और राजपूत सम्मान कोड पर आधारित थी। राजपूत शासक स्वयं को क्षत्रिय आदर्श का संरक्षक मानते थे और उनके व्यवहार, शिष्टाचार तथा जीवन दृष्टि में वीरता और अस्त्र धारण की प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी। राजपूत संस्कृति का सबसे प्रमुख पहलू था वीर परंपरा। शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान, आत्मोत्सर्ग और प्राण त्याग को इस काल में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य माना जाता था। इसी परंपरा से जौहर, साका, शक्ति पूजा और गौ रक्षा जैसी ऐतिहासिक परंपराएं विकसित हुईं। युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करना गौरव का विषय था और यह भावना समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। इस युग की कला और साहित्य संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश पर आधारित थे। वीर रसोन्मुख काव्य, चरितकाव्य, युद्ध वर्णन, प्रशस्तियां और दान पट प्रचलित साहित्यिक रूप थे। राजपूत युग की सांस्कृतिक धारा मंदिर शिल्प से सबसे अधिक प्रेरित थी। कंदरिया महादेव मंदिर, मौढ़रा सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ओसियां के मंदिर और नागर तथा मध्य भारतीय शैली के अनगिनत मंदिर राजपूत कला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। धार्मिक रूप से यह काल शैव, वैष्णव और शक्ति उपासना का युग था। जैन धर्म को भी अत्यंत संरक्षण मिला, विशेषकर कच्छ, गुजरात और मध्य भारत में। मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। राजपूत युग के शासक कलाकारों, मूर्तिकारों, ब्राह्मणों, जैन आचार्यों और शिल्पियों को उदारता से दान देते थे। सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, परंतु राजपूत कुलों के भीतर वंश गौरव, वंश चेतना, कुलदेवी परंपरा और राजपूताना आचार नीति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानपूर्ण थी। वे पर्दा प्रथा के भीतर रहते हुए भी धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। विवाह, त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य वृंद राजपूत संस्कृति की जीवंतता को दर्शाते थे। राजपूत युगीन प्रशासनिक व्यवस्था। राजपूत युग का प्रशासन एक सामंती आधारित, विकेंद्रित और सैन्य केंद्रित प्रणाली थी। प्रशासन की नींव भूमि, राजस्व, सामंती प्रभुओं की निष्ठा, किलों की सुरक्षा और धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के संरक्षण पर आधारित थी। राजपूत राजनीतिक ढांचे में केंद्रीय सत्ता तो राजा के हाथों में रहती थी, परंतु वास्तविक शक्ति सामंतों, ठाकुरों, पटधारियों और सरदारों के बीच वितरित थी। राजपूत राज्य का सर्वोच्च प्राधिकारी राजा था। वह न केवल भूमि का स्वामी माना जाता था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन का संरक्षक भी था। राजा की उपाधियां महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, सत्ता की धार्मिक, राजनैतिक वैधता को दर्शाती थी। किंतु उसके अधिकार निरंकुश नहीं थे। सामंतों और ब्राह्मणों की स्वीकृति उसकी सत्ता के लिए अनिवार्य थी। राजपूत प्रशासन की केंद्रीय कार्य प्रणाली में अमात्य, महासामंत, पंच प्रधान, सेनापति, राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष और महाप्रतिहार जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल होते थे। यह अधिकारी कर प्रणाली, सेना, न्याय, धार्मिक दान और दुर्ग व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। राज्य को कई स्तरों में विभाजित किया जाता था: विश्वय, परगना, पट, ग्राम। प्रत्येक स्तर पर स्थानीय प्रभु, ठाकुर या कुलीन शासन प्रबंध का कार्य करते थे। राजपूत राज्यों में
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण स्पष्ट था। प्रायः स्थानीय प्रशासन सामंतों के हाथ में होता था और राज्य उनसे सैन्य सेवा, कर, अंश या निष्ठा की अपेक्षा करता था। राजपूत युग की कर प्रणाली मुख्यतः भूमि राजस्व पर आधारित थी। कृषि भूमि, चरागाह, लवण उत्पादन जैसे सांभर झील, बाजार कर, व्यापार कर, हस्तशिल्प कर और तीर्थ कर प्रमुख राजस्व स्रोत थे। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को दी गई भूमि दान प्रणाली भी इस युग की प्रमुख विशेषता थी, जिससे उनके आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव और बढ़ जाते थे। सेना राजपूत प्रशासन का सबसे सशक्त अंग थी। सेना का आधार घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी दल और किलेदार बल थे। राज्य की सुरक्षा दुर्गों पर निर्भर थी। अजमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, कालंजर जैसे किले इसी नीति का प्रमाण है। न्याय व्यवस्था धर्म, शास्त्र और परंपरा पर आधारित थी। ग्राम स्तर पर पंचायतें और स्थानीय मुखिया न्याय करते थे। उच्च मामलों की सुनवाई राजा या उसके नियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाती थी। समग्रतः राजपूत युगीन प्रशासन शक्ति केंद्रित, सामंती और किले आधारित था, जबकि संस्कृति अत्यंत समृद्ध, वीर परंपरा पर आधारित और मंदिर केंद्रित थी। दोनों मिलकर उत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास की विशिष्ट पहचान बनाते। राजपूत युगीन सामाजिक जीवन। राजपूत युग का सामाजिक जीवन भारतीय मध्यकालीन सभ्यता का एक सुसंगठित, परंपरागत और वर्ग आधारित रूप था, जिसमें राजनीतिक शक्ति, धार्मिक मान्यताएं, जातिगत संरचना और ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था सभी मिलकर एक विशिष्ट सामाजिक ढांचा निर्मित करते थे। यह समाज मुख्यतः ग्रामीण और सामंती प्रकृति का था, जहां भूमि स्वामित्व, जाति आधारित पेशे, धार्मिक परंपराएं और कुलीनता की मर्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा के मुख्य आधार थे। राजपूत समाज का उच्चतम स्थान क्षत्रिय कुलीन वर्ग को प्राप्त था। राजपूत वंश चौहान, प्रतिहार, परमार, चाहमान, गहलोत, चंदेल, कच्छवा, चालुक्य सामाजिक प्रतिष्ठा के शिखर पर स्थित थे। यह वर्ग न केवल राजनीतिक सत्ता का धारक था, बल्कि सामाजिक मान सम्मान का भी केंद्र था। युद्ध, परंपरा, शौर्य, वीर मृत्यु, वंश मर्यादा और कुल गौरव पर आधारित उनका आचार धर्म पूरे समाज के लिए आदर्श माना जाता था। इसी कुलीनता को मर्यादा, रत, शौर्य, सम्मान, संरक्षण जैसी अवधारणाओं ने और मजबूती दी। क्षत्रिय वर्ग के नीचे समाज का सबसे प्रभावशाली समूह था ब्राह्मण वर्ग। वैदिक धार्मिक परंपरा, मंदिर संरचना, अनुष्ठान, शिक्षा और न्याय व्यवस्था में उनका विशेष योगदान था। राजपूत शासक ब्राह्मणों को दान भूमि, कर मुक्त ग्राम, मंदिर स्थलों और वेद पाठशालाओं का संरक्षण प्रदान करते थे। धार्मिक प्रामाणिकता और राज्य वैधता में ब्राह्मणों का महत्व अत्यधिक था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों के नीचे वैश्य वर्ग था, जिसमें व्यापारी, साहूकार, कृषक प्रधान और गिल्ड आधारित व्यवसायी शामिल थे। इस काल में व्यापारिक संगठन, श्रेणियां, निगम, पुग सक्रिय थे। बनिए, महाजन, घनक, वणिक और सौदागर जैसे समुदाय व्यापारिक जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। व्यापारी वर्ग राज्य को समृद्ध बनाने वाली आर्थिक गतिविधियों का मुख्य संवाहक था। समाज का सबसे विस्तृत समूह था कृषक और शिल्पकार। इस वर्ग में जाट, गुर्जर, अहीर, लोहार, बढ़ी, कुम्हार, सुनार, बुनकर, ताम्रकार, चर्मकार आदि आते थे। कृषि समाज की रीढ़ थी और शिल्पकार पर पूरी नगरीय अर्थ व्यवस्था निर्भर थी। शिल्प आधारित जातियां अपने अपने पेशों में विशेषज्ञ थी और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह परंपरा के अनुसार करती थी। जाति व्यवस्था उस समय अत्यंत संरचित और अपेक्षाकृत कठोर थी।
जन्म के आधार पर पेशे का निर्धारण सामाजिक परंपरा का हिस्सा था। वर्ग गतिशीलता सीमित थी, परंतु राज्य सेवा, सैनिक सेवा या दान भूमि प्राप्त करने से कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव थी। परिवार व्यवस्था संयुक्त परिवार के रूप में विकसित थी। कुल गौरव, वंश परंपरा, स्त्री मर्यादा, पुत्र धर्म और कुल संरक्षण को अत्यंत महत्व दिया जाता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, परंतु उच्च कुलों में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और कुल प्रतिष्ठा आधारित सामाजिक नियंत्रण विद्यमान था। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों और गृहस्थ जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। कुछ राजपूत रानियां और राजमाताएं राजनीतिक निर्णयों और दान धर्म में सक्रिय भी थी। धार्मिक जीवन इस समाज का केंद्रीय अंग था। शैव वैष्णव उपासना, सूर्य पूजा, शक्ति परंपरा और स्थानीय कुल देवता समाज की आस्था प्रणाली का हिस्सा थे। मंदिर सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र थे, जहां केवल पूजा ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कला, संगीत, उत्सव और सामुदायिक गतिविधियां भी संपन्न होती थी। राजपूत युग का समाज गहरा धार्मिक था, परंतु धार्मिक जीवन में स्थानीय लोक विश्वास और जनजातीय परंपराओं का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। दैनिक जीवन में उत्सव, पर्व, विवाह संस्कार, जौहर उत्सर्ग, युद्ध अनुष्ठान, वीर पूजा जैसी परंपराएं शामिल थी। विशेष रूप से युद्ध के समय केत ध्वजा, रण धर्म और वीर गाथा संस्कृति समाज में व्यापक सम्मान रखती थी। समग्रतः राजपूत युगीन सामाजिक जीवन परंपरागत मूल्य व्यवस्था, जातिगत संगठन, कुलीनता आधारित प्रतिष्ठा, धार्मिक संरचना और ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था का ऐसा मिश्रण था जिसने मध्यकालीन भारतीय समाज की विशिष्ट पहचान निर्मित की। यह वह समाज था जहां वीरत्व, कुल मर्यादा, धर्म आधारित कर्तव्य और सामंती संरचना सभी मिलकर सामाजिक राजनीतिक लोक संस्कृति की नींव बनाते थे। राजपूत युग का जीवन। राजपूत युग का आर्थिक जीवन भारतीय मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के उस रूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कृषि, भूमि स्वामित्व, श्रेणी व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था और सीमित व्यापारिक गतिविधियां मुख्य धुरी थी। यह वह समय था जब सामंती उत्पादन संबंधों ने आर्थिक संरचना को निर्णायक रूप से प्रभावित किया और समूचा राज्य ढांचा भूमि, राजस्व और श्रमिक श्रेणियों पर केंद्रित हो गया। राजपूत राज्यों का आर्थिक संगठन सामंती अधिरचना, ग्राम समुदाय और धार्मिक दान संस्थाओं के त्रिकोण पर आधारित था। राजपूत अर्थव्यवस्था की नींव भूमि आधारित कृषि थी। खेतिहर समाज में कृषक, भूमिधर, लगान दाता, सामंती अधिकारी और मंदिरों को दान स्वरूप दी गई भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिक सभी शामिल थे। भूमि को राजकीय संपत्ति माना जाता था, परंतु उसका नियंत्रण स्थानीय सामंतों और जमींदारों के हाथ में रहता था। भूमि के बदले सामंत राजा को सैन्य सेवा, राजकोष में कर और राजनीतिक समर्थन देते थे। इस कारण कृषि उत्पादकता केवल आर्थिक तत्व नहीं थी, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी आधार थी। राजपूत राज्यों की कर व्यवस्था में कृषि कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसल का एक निश्चित भाग राज्य को प्राप्त होता था। इसके अलावा खेत कर, चराई कर, पशु कर, जल कर और बाजार कर भी वसूले जाते थे। पर्वतीय और वन क्षेत्रों में उत्पाद कर तथा वन संसाधनों पर कर भी मिलता था। व्यापारिक मार्गों पर सड़क कर, नौ कर और सीमा कर जैसे परंपरागत कर भी सक्रिय थे। यह कर व्यवस्था राज्य की आर्थिक शक्ति और सामंती ढांचे को टिकाए रखती थी। राजपूत काल में ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। प्रत्येक गांव में लोहार, बढ़ी, चर्मकार, तेली, कुम्हार और अन्य शिल्पकार वर्ग निवास करते थे।
ये लोग उत्पादन के बदले निश्चित परंपरागत सेवाएं या फसल भाग प्राप्त करते थे। इससे गांव एक संपूर्ण आर्थिक इकाई बन गया था, जिसे राज्य केवल लगान और प्रशासनिक नियंत्रण के स्तर पर स्पर्श करता था। राजपूत युग में व्यापार व्यवस्था सीमित थी, परंतु उसका सामाजिक महत्व बहुत बड़ा था। राजस्थान, गुजरात, कच्छ, मालवा और बुंदेलखंड के राजपूत राज्यों में कई व्यापार मार्ग सक्रिय थे। इन मार्गों पर धान्य, घोड़े, नमक, धातु सामग्री, वस्त्र, सुगंध, हस्तशिल्प और शस्त्रों का आदान प्रदान होता था। व्यापारियों और श्रेणियों, गिल्डों को राज्य संरक्षण देता था और कई नगर अपनी आर्थिक पहचान बनाए रखते थे, जैसे अनहिलवाड़ा, धारा, अजमेर, जैसलमेर और कन्नौज। धार्मिक संस्थाएं आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मंदिरों, मठों और तीर्थस्थलों को प्रदत्त भूमि दान ने उन्हें सक्रिय आर्थिक इकाई बना दिया था। मंदिर कृषि भूमि के बड़े स्वामी बन गए और उनके पास विशालकर अधिकार तथा श्रम शक्ति भी होती थी। मंदिरों में दान के रूप में आने वाली वस्तुएं, भूमि से प्राप्त राजस्व तथा तीर्थयात्रियों से प्राप्त धन उन्हें एक शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बनाते थे। राजपूत काल की अर्थव्यवस्था में सामंती संबंधों की गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक था और वे भूमि स्वामी की अनुमति के बिना अक्सर भूमि छोड़ नहीं सकते थे। इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता तो थी, परंतु स्वतंत्र उत्पादन की संभावनाएं सीमित थीं। राजपूत युग के शिल्प उद्योग विशेष रूप से धातु कला, हथियार निर्माण, वस्त्र बुनाई, काष्ठ शिल्प, पत्थर कला और आभूषण निर्माण के रूप में विकसित थे। राजपूत शस्त्र निर्माण पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। महलों, दुर्गों, मंदिरों और शिल्प प्रतिमाओं में इस कला का उत्कर्ष दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व था पशुपालन, विशेषकर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऊंट, घोड़े, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां उत्पादन के प्रमुख तत्व थे। घोड़ों का व्यापार राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूत सेना का मूल आधार घुड़सवार सेना थी। समग्रतः राजपूत युग का आर्थिक जीवन कृषि प्रधान, सामंती, ग्राम केंद्रित और धार्मिक संस्थाओं से प्रभावित था। इसकी आर्थिक स्थिरता राजपूत राज्यों की राजनीतिक शक्ति का आधार थी और यही आर्थिक ढांचा आगे चलकर मध्यकालीन भारत की व्यापक संरचना के साथ विकसित हुआ। नीचे राजपूत युगीन संस्कृति, धार्मिक जीवन। राजपूत युगीन धार्मिक जीवन। राजपूत युग का धार्मिक जीवन मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, जहां धर्म, आस्था, राजकीय संरक्षण, सामाजिक आचार व्यवहार और सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इस काल में धर्म केवल आध्यात्मिक साधना का साधन नहीं था, बल्कि राज्य वैधता, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और सामंती प्रतिष्ठा का भी आधार बना। राजपूत युग का धार्मिक जीवन विविध, समन्वयवादी और परंपरागत धार्मिक चेतना से संपन्न था। राजपूत युग की धार्मिक संरचना का सबसे मूल तत्व था हिंदू धर्म की बहुलतावादी परंपरा। इस युग में वैदिक धर्म, शैव और वैष्णव मत, शक्तिपंथ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शेष परंपराएं सभी अपने अपने रूप में जीवित थीं। यद्यपि धार्मिक बहुलता स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु राजपूत युग में सबसे अधिक प्रतिष्ठा शैव वैष्णव भक्ति परंपराओं की थी। राजपूत शासक सामान्यतः शिव, विष्णु, सूर्य या शक्ति के उपासक होते थे और अपनी राजकीय उपाधियां इन्हीं देवताओं से जोड़ते थे। धर्म और राज्य का संबंध इस काल में गहराई से परिलक्षित होता है। राजपूत नरेश स्वयं को धर्म का रक्षक,
प्रजा का पालक और देव आज्ञा का पालन करता घोषित करते थे। मंदिर निर्माण, तीर्थों का विकास, ब्राह्मणों को भूमि दान और धार्मिक अनुष्ठानों में राजकीय भागीदारी, ये सभी इस बात के प्रतीक थे कि धर्म राजपूत शासन की वैधता का आधार था। राजा की शक्ति उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा से जुड़ी थी और प्रजा उसकी धर्म पालन वृत्ति को उसकी क्षत्रिय मर्यादा का अनिवार्य गुण मानती थी। राजपूत युग में मंदिर संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। कन्नौज, अजमेर, धारा, भोजपुर, खजुराहो, माउंट आबू, गुजरात और राजस्थान के अनेक स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण इसी युग की उपलब्धि है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे कला, स्थापत्य, सामाजिक एकीकरण, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के माध्यम से राजपूत शासक अपनी शक्ति, धन और धार्मिकता को प्रदर्शित करते थे। धार्मिक जीवन में शैव धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। अनेक राजपूत वंश जैसे चहमान, परमार, चालुक्य, कलचुरी, गहलोत मुख्यतः शैव भक्त थे। शिवलिंग पूजा, ज्योतिर्लिंग परंपरा और शैव आचार्यों तथा मठों को दान अनुदान का उल्लेख हर क्षेत्र में मिलता है। साथ ही वैष्णव धर्म भी अत्यंत प्रतिष्ठित था, विशेषकर गुजरात के चालुक्य, कन्नौज के गहड़वाल और पाल सेन काल से प्रभावित बंगाल क्षेत्र में विष्णु भक्ति व्यापक रूप से प्रचलित थी। शक्ति पूजा भी राजपूत युग की एक प्रमुख विशेषता थी। दुर्गा, काली, चामुंडा, हिंगलाज और क्षेत्रीय मातृ देवियों की उपासना राजपूत समाज में व्यापक थी। युद्ध पूर्व अनुष्ठान, विजय यात्राएं और राजाभिषेक में शक्ति अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। राजपूत क्षत्रिय परंपरा स्वयं को शक्ति आधारित देवी उपासना से जोड़कर देखती थी। धार्मिक जीवन में जैन धर्म की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गुजरात, राजस्थान और मालवा में जैन व्यापारिक समुदायों का प्रभाव उच्च था और चालुक्य, सोलंकी, परमार तथा कई स्थानीय राजपूत वंश जैन मठों और आचार्यों का संरक्षण करते थे। इससे दिखता है कि राजपूत युग का धर्म संकीर्ण नहीं, बल्कि बहुलतावादी और समन्वयवादी था। राजपूतों के धार्मिक जीवन की विशिष्टता धर्म, अनुष्ठान, संस्कार और पर्व त्योहारों की प्रचुरता में भी दिखाई देती है। युद्ध, प्रस्थान, राज्याभिषेक, विवाह, यज्ञ, देव पूजन और नवरात्र जैसे अनुष्ठान जीवन और राजनीति दोनों के अंग थे। धर्म व्यक्ति की पहचान, कुल परंपरा का संरक्षण और सामाजिक एकता का माध्यम था। समग्रतः राजपूत युग का धार्मिक जीवन भारतीय मध्यकालीन सभ्यता की धार्मिक गहराई, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक एकीकरण का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह वह काल था जब धर्म व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों के जीवन का केंद्रीय तत्व था और राजपूत राजनीतिक सांस्कृतिक शक्ति इसी धार्मिक परंपरा के माध्यम से वैधता प्राप्त करती रही। नीचे राजपूत युगीन साहित्य। राजपूत युगीन साहित्य। राजपूत युगीन साहित्य मध्यकालीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यंत समृद्ध, विविध और दार्शनिक संरचनात्मक चरण है। यह वह समय था जब उत्तर और पश्चिम भारत राजपूत राज्यों चौहान, परमार, सोलंकी, गहलोत, चंदेल, कलचुरी, गहड़वाल, सौराष्ट्र वणिक शासन की राजनीतिक ऊर्जा, धार्मिक वैधता और सामाजिक संरचना के मध्य एक विशिष्ट साहित्यिक परंपरा विकसित हुई। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वीर रस, धर्म निष्ठा, वंश जागृति, राजधर्म, शौर्य कथाएं, ऐतिहासिक स्मृति और धार्मिक दार्शनिक प्रसाद एक साथ उपस्थित मिलते हैं। राजपूत युगीन साहित्य की नींव संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत की 3 परंपरा पर आधारित थी। संस्कृत उच्च धार्मिक ग्रंथों, राजवंशीय प्रशस्तियों,
दार्शनिक साहित्य और काव्य के लिए प्रयुक्त होती थी। राजपूत दरबारों में संस्कृत आचार्य और कविराज अत्यंत प्रतिष्ठित थे। अपभ्रंश साहित्य इस काल का वास्तविक लोक हृदय था। यह वीर कथाओं, चरित काव्यों, आख्यानों और नृसिंह कथाओं से समृद्ध था। कई राजपूत नरेश स्वयं साहित्य रचना में सक्रिय थे, जैसे परमार बोज, चाहमान विग्रहराज चतुर्थ, सोलंकी कुमारपाल तथा चंदेल शासकों के दरबारों के कवि। राजपूत साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली थी चरित काव्य, जिसे प्रशस्ति काव्य भी कहा जाता है। इसमें राजाओं के वंश, युद्ध विजय, धार्मिक दान, प्रजा पालन और कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया जाता था। इस काव्य धारा ने मध्यकालीन इतिहास केंद्रित काव्य का रूप लिया और उस समय की राजनीतिक मानसिकता का प्रतिनिधित्व किया। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, कुमारपाल चरित, विक्रमांकदेव चरित, नवसाह सांकचरित, बोझ प्रबंध जैसे ग्रंथ इसी परंपरा के दर्पण हैं। राजपूत साहित्य में प्रबंध परंपरा भी अत्यंत प्रभावशाली रही। गुजरात, राजस्थान और मालवा में रचित प्रबंध ग्रंथों ने इतिहास, धर्म, जीवन दर्शन और लोक आख्यानों को एक संयुक्त कथा रूप दिया। प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रबंध जैसे ग्रंथों में हमें राजपूत राजाओं की जीवनी, घटनाएं और राजनीतिक वातावरण का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इस काल के साहित्य में जैन परंपरा का प्रभुत्व विशेष रूप से गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान में देखा जाता है। जैन आचार्यों ने राजपूत नरेशों, विशेषकर सोलंकी कुमारपाल, के संरक्षण में अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत में प्रचुर साहित्य रचा। उनकी कृतियां दर्शन, धार्मिक नीति, जीवन आचरण, गणित, वास्तुशास्त्र और व्याकरण तक विस्तृत थी। इस साहित्य ने राजपूत युगीन संस्कृति में ज्ञान परंपरा की स्थिरता को सुनिश्चित किया। राजपूत साहित्य की भाषागत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी वीर परंपरा है। वीर रस केंद्र में था। युद्ध, शौर्य, वंश गौरव, नायकों का सौंदर्य, दुर्ग रक्षा, रण धर्म, स्त्री धैर्य, विशेषतः जौहर कथाओं में, और कुल धर्म की महिमा, ये सभी साहित्य का मूल तत्व थे। यह साहित्य राजनीतिक जीवन और सामाजिक भावनाओं का समान रूप से दर्पण था। राजपूत युगीन साहित्य में स्त्री प्रतिमाएं भी अत्यंत सशक्त हैं। राजमाताएं, रानियां, वीरांगनाएं, नैतिक धैर्य की प्रतीक स्त्रियां, जो केवल सौंदर्य रोमांच नहीं, बल्कि नैतिक राजनीतिक शक्ति का रूप थी। यह साहित्य राजपूत समाज में स्त्री की प्रतिष्ठा और उसकी भूमिका को दर्शाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण परंपरा थी धर्म साहित्य। शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन और कभी कभी बौद्ध धारा के ग्रंथ इस काल में बड़ी संख्या में रचे गए। मंदिर संस्कृति, पुरोहित धर्म, श्रवण केंद्र, धर्म यात्रा और मठ व्यवस्था इस साहित्य में बार बार उभरती है। राजपूत युगीन नरेश स्वयं दान व्रती, धर्म पालक और देव श्रेष्ठकर्ता की तरह चित्रित होते हैं। राजपूत साहित्य की सबसे मूल्यवान विशेषता उसका राजनीतिक सांस्कृतिक साक्ष्य होना है। यह साहित्य न केवल काव्य सौंदर्य रखता है, बल्कि उस समय के इतिहास, सत्ता संबंध, युद्ध नीति, समाज, धर्म और संस्कृति का प्राथमिक स्रोत भी है। राजपूत युग का साहित्य, इतिहास साहित्य, हिस्टोरिकल लिटरेचर का एक विशिष्ट, शक्तिशाली और अभिन्न अंग है। समग्रतः राजपूत युग का साहित्य भारतीय मध्यकालीन सांस्कृतिक धारा का एक उज्ज्वल अध्याय है, जहां भाषा वैभव, वीर परंपरा, धर्म संस्कार, काव्य जागृति और राजनीतिक स्मृति एक साथ विकसित हुए। यह साहित्य राजपूत मानसिकता, राजधर्म और मध्यकालीन राजनीतिक जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की कुंजी प्रदान करता है।
नीचे राजपूत युगीन कला एवं स्थापत्य। राजपूत युगीन कला एवं स्थापत्य, मंदिर वास्तुकला। राजपूत युगीन कला और स्थापत्य भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक विशिष्ट धारा है, जिसमें सैन्य शक्ति, धार्मिक आस्था, प्रांतीय शैली और स्थानीय कारीगर परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस समूचे काल में मंदिर निर्माण न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि राजपूत राजनीतिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान और कला रुचि के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण भी बने। मंदिर निर्माण राजपूत राजाओं के लिए धार्मिक दायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा और राज्य प्रभाव का साधन था। इसलिए मंदिरों में स्थापत्य, मूर्तिकला, उत्कीर्णन, अलंकरण तथा शिल्प भाषा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ। राजपूत मंदिर वास्तुकला की मूल पहचान नागर शैली है, जिसका केंद्र उत्तर भारत रहा। नागर शैली की विशेषताओं में ऊंचे शिखर, बहुभुज या चतुर्भुज गर्भगृह, मंडपों की श्रृंखला और बाह्य भित्तियों पर समृद्ध मूर्तिकला शामिल है। राजपूत काल में इस मूल नागर शैली का क्लासिकल, प्रांतीय और लोक शैलियों का उत्कृष्ट समन्वय हुआ। मंदिरों में शिखर का स्वरूप आमतौर पर रेखाओं में उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे लाटाकार या रेखा प्रसाद कहा जाता है। यह ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति मंदिरों को दैवी ऊर्जा का प्रतीक बनाती है। राजपूत मंदिरों के निर्माण में पत्थर, विशेषकर बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और स्थानीय विविध रंगों के शिलाखंड का उपयोग हुआ। राजपूत शिल्पकार शिलाओं को काटने, घिसने, उत्कीर्ण करने और जोड़ने की तकनीक में अत्यंत दक्ष थे। स्तंभ, नक्काशीदार छतें, तोरण, झरोखे और मंडप स्तंभों पर उत्कीर्ण आकृतियां उनकी कलात्मक परंपरा की पहचान है। मंदिर की बाहरी दीवारें देव प्रतिमाओं, अप्सराओं, दिक्पालों, देवी देवताओं, अलंकारिक लता वल्लरी, पशु आकृतियों और पौराणिक कथाओं की श्रृंखलाओं से सजी होती थी। इनमें गति, लावण्य, संतुलन और अनुपात का अभ्यासपूर्ण संयोजन मिलता है। राजपूत मंदिर निर्माण में गर्भगृह सर्वोपरि था, जो मंदिर का पवित्रतम केंद्र होता था। गर्भगृह के सामने स्थित अंतःमंडप, मुखमंडप और फिर प्रमुख सभा मंडप, यह मंदिर का सामान्य क्रम था। जहां साम्राज्य शक्तिशाली था, वहां बहु-मंडपीय मंदिरों का विकास हुआ। छतों पर गुंथी हुई नक्काशीदार आकृतियां, कमल कलिका, ज्यामितीय आकृतियां और मंडल प्रतीक आध्यात्मिक ऊर्जा को अभिव्यक्ति देते थे। राजपूत शैली का एक विशिष्ट पक्ष है कीर्ति तोरण, जिसे प्रवेश द्वार या विजय तोरण भी कहा जाता है। यह स्थापत्य राजपूत शौर्य, विजय और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था। कई मंदिरों के सामने खड़े विशाल तोरण मंदिर की गरिमा को बढ़ाते हैं। राजपूत काल के प्रमुख मंदिर केंद्रों में गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, सिद्धपुर, कर्णावती, राजस्थान के ओसियान, नागदा, किराडू, बाड़ोली, कन्नौज, काशी क्षेत्र के शैव और वैष्णव मंदिर शामिल हैं। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों का खजुराहो मंदिर समूह राजपूत कला का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां मूर्तिकला, स्थापत्य और अलंकरण तीनों अपने चरम पर पहुंचते हैं। इन मंदिरों में शिल्प भाषा अत्यंत परिष्कृत है। देवियों की कोमलता, नायिकाओं का लावण्य, वीर पुरुषों की शारीरिक शक्ति, पशु आकृतियों की तीक्ष्णता और पौराणिक कथा दृश्यों की गहराई, ये सब राजपूत कला की उत्कृष्ट अभिव्यक्तियां हैं। राजपूत कालीन मंदिरों में समन्वय परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैव, वैष्णव, शक्ति, सूर्य, गणेश और नाग उपासना सभी परंपराएं अपने अपने रूप में विकसित होती दिखती हैं। मंदिर केवल उपासना स्थल ही नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा का केंद्र, साहित्य संगीत का आश्रय और राजकीय धार्मिक समारोहों के स्थल भी थे। स्थापत्य कला के साथ मूर्तिकला में भी राजपूत कारीगरों ने उत्तम स्तर प्राप्त किया। देवताओं की मूर्तियों में परिष्कृत भंगिमाएं, चेहरे की भाव मुद्राएं, अलंकारों की सघनता,
वस्त्र प्रस्तुति की महीन रेखाएं और प्रतीक शास्त्र का गंभीर ज्ञान दिखाई देता है। चंदेल, परमार, चौहान, सोलंकी और गहलोत सभी राजवंशों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपराओं को विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत कला का एक व्यापक और बहुविध स्वरूप उभर कर आया। राजपूत कालीन मंदिरों का महत्व केवल उनकी स्थापत्य भव्यता में नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धार्मिक भूमिका में भी निहित है। ये मंदिर उस समाज की आस्था, कला रुचि, शिल्प परंपरा, राजनीतिक आदर्शों और ऐतिहासिक सामर्थ्य का जीवित दस्तावेज है। इसलिए राजपूत मंदिर वास्तुकला मध्यकालीन भारतीय सभ्यता के उन उच्चतम क्षणों को स्मरण कराती है जहां कला, धर्म और सत्ता एक साथ मिलकर एक महान सांस्कृतिक विरासत का निर्माण करते हैं। ओडिशा के मंदिर, कला व स्थापत्य। उड़ीसा के मंदिर, कला और स्थापत्य। उड़ीसा के मंदिर भारतीय शिल्प परंपरा का वह उत्कर्ष है जहां धर्म, सौंदर्य, स्थापत्य और मूर्तिकला एक ही जीवंत सांस्कृतिक धारा में विलीन हो जाते हैं। ओडिया मंदिर वास्तु, जिसे परंपरागत रूप से कलिंग शैली कहा जाता है, भारतीय नागर स्थापत्य की एक विशिष्ट और अत्यंत परिपक्व शाखा है। इसका विकास 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक एक अद्वितीय कला शिखर पर पहुंचा। उड़ीसा के मंदिर अपनी अनुपात, सौंदर्य, शिखर विन्यास, भव्यता, गहन प्रतीकवाद और अत्यंत सूक्ष्म मूर्तिशिल्प के कारण संपूर्ण भारतीय स्थापत्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी स्पष्ट वास्तु विभाजन प्रणाली। प्रत्येक मंदिर मुख्यतः 4 भागों में विकसित होता है: देउल, गर्भगृह, जगमोहन मंडप, नटमंदिर, नृत्य मंडप और भोग मंडप, सेवा गृह। यह 4 स्तरीय योजना उड़ीसा शैली की पहचान है और इसकी परिपक्वता 10वीं, 12वीं शताब्दी में दिखाई देती है। उड़ीसा की मंदिर शैली को 2 मूल रूपों में विभाजित किया जाता है: रेखा देउल और पीढ़ा देउल। रेखा देउल वह ऊर्ध्वमुखी, त्रिकोणीय वक्र शिखर है जो गर्भगृह के ऊपर उठता है। यह उड़ीसा शैली का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और ऊंचा भाग होता है। इसके विपरीत पीढ़ा देउल मंडप का रूप है, जिसमें छत पीढ़ियों के समान समतल ऊर्ध्व परतों में ऊपर उठती है। इन दोनों के संयोजन से उड़ीसा मंदिरों की स्थापत्य पहचान निर्मित होती है। उड़ीसा की मूर्तिकला अपने सौंदर्य, भाव, संपन्नता और कथात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिरों की दीवारों पर मानव, देवी देवता, अप्सरा, गंधर्व, नर्तकी, पशु, यक्ष, मिथक, दैत्य और दैवी दृश्यों का अद्भुत संयोजन मिलता है। विशेषतः श्रृंगारिक मूर्तियों, नृत्य मुद्राओं, दिव्य दृश्यों तथा प्राकृतिक आकृतियों की नक्काशी उड़ीसा मंदिर कला को अनुपमेय बनाती है। कला का यह स्वरूप केवल सजावटी नहीं, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक प्रतीकवाद से भी पूर्ण है। उड़ीसा के मंदिरों का विकास 7वीं शताब्दी में ललाटेंदु केतुमती और शैलश्रेष्ठी वंश से शुरू होता है, परंतु वास्तविक उत्कर्ष सम्राट ययाति, सामंत सिंह, गंग वंश तथा सूर्यवंशी गंगों के काल में दिखाई देता है। विशेष रूप से 11वीं, 13वीं शताब्दी उड़ीसा मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल माना जाता है। इस शैली के महानतम उदाहरणों में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजारानी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल हैं। इनमें लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर धार्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं, जबकि कोणार्क विश्व वास्तु का अद्वितीय चमत्कार है, जहां सूर्य रथ, पहिए, अश्व और ऊर्जा के रूपक को पत्थर में इतना सजीव रूप मिलता है कि वह स्थापत्य की पराकाष्ठा मानी जाती है। उड़ीसा मंदिरों की बाहरी दीवारें पंचरथ, सप्तरथ अथवा नवरथ विभाजन पर आधारित होती हैं।
इन रथिकाओं पर भावमयी नक्काशी होती है। मिथक मूलक पैनल, नृत्य रथ अप्सराएं, दिक्पाल, सुर असुर संघर्ष, लोक जीवन के दृश्य और ब्रह्मांडीय कथाएं। यह मूर्तिकला उड़ीसा की सांस्कृतिक गहराई और उसकी सौंदर्य परंपरा का प्रतीक है। उड़ीसा मंदिर वास्तु की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है लय, सममिति और च्यवन की शैली। मंदिर का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक प्रतिमा और प्रत्येक रेखा एक रिदम का पालन करती है, जिससे पूरा मंदिर एक संगठित जीवित रूप में दिखाई देता है। उड़ीसा वास्तु में यह लयात्मकता ही उसकी विशिष्टता है। उड़ीसा के मंदिर केवल स्थापत्य कृति नहीं है, वे कला, धर्म, संगीत, नृत्य, साहित्य और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रहे। महारी नृत्य परंपरा, ओडिशी संगीत और स्थानीय त्योहारों का विकास भी इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द हुआ। अतः उड़ीसा की मंदिर परंपरा भारतीय संस्कृति के उन युगों का प्रतिनिधित्व करती है जहां कला और धर्म एक दूसरे के पूरक रूप में प्रतिष्ठित थे। समग्रतः उड़ीसा के मंदिर भारतीय कला एवं स्थापत्य का वह उच्चतम शिखर हैं, जिसमें संरचना, शिल्प, भावना, धर्म और दर्शन सभी का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यह शैली भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक रचनात्मकता की सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। नीचे गुजरात तथा राजस्थान के मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य। गुजरात तथा राजस्थान के मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य। गुर्जर प्रतिहार काल उत्तर भारत के नागर शैली के स्थापत्य का सबसे उन्नत और परिपक्व काल माना जाता है। इस काल की मंदिर परंपरा ने गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के विशाल भू क्षेत्र में एक समान कला भूमि तैयार की, जिसने भारतीय मंदिर स्थापत्य को न सिर्फ क्षेत्रीय रूप से बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर गहरा प्रभाव दिया। प्रतिहारों के इस स्थापत्य ने नागर शैली को एक विशिष्ट लालित्य, गांभीर्य और संरचनात्मक अनुशासन प्रदान किया। गुजरात, राजस्थान में विकसित यह परंपरा गुर्जर प्रतिहार शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई और बाद में सोलंकी, मारू, गुर्जर तथा राजस्थान की अलग अलग शाखाओं में विकसित होती चली गई। गुर्जर प्रतिहार मंदिरों का मूल आधार है उनका ऊर्ध्वमुखी शिल्प, जिसमें शिखर का क्रमिक आरोहण, अलंकरण की सूक्ष्मता और त्रिभुजाकार रेखाओं की प्रभुता दिखाई देती है। शिखर पर आमलक और कलश का होना इस शैली की अनिवार्य विशेषता है। मंदिर का गर्भगृह चतुर्भुज होता है, सामने अलंकृत मंडप, स्तंभों की पंक्तियां और विस्तृत प्रांगण मंदिर को समग्रता प्रदान करते हैं। यह स्थापत्य किसी भी प्रकार की अत्यधिक अलंकरण भरी अतिशयोक्ति से बचता है, बल्कि एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और शास्त्रीय रूप प्रस्तुत करता है। गुजरात के नागर शैली मंदिरों में मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ। इसमें पत्थर की बारीक नक्काशी, स्तंभ शिल्प की अद्भुत सूक्ष्मता और मूर्तियों का अनूठा शारीरिक गठन प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली का सर्वोच्च विकास सोलंकी काल में हुआ, परंतु इसकी नींव प्रतिहार काल ने ही रखी। गुजरात के मोढेरा, तरंगा, सिद्धपुर और शंखेश्वर के मंदिरों की कला मूलतः इसी परंपरा की उत्तराधिकारी है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार मंदिर राजस्थान की कठोर भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपनी विशिष्ट संरचनात्मक दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मंदिरों में रेखीय शिखर, कर्णकूट, उरुश्रृंग, जवाली नक्काशी और स्तंभ अलंकरण इतनी परिपक्वता से विकसित हुए कि यह शैली आगे चलकर सोलंकी और चाहमान कला की भी आधार भूमि बनी। राजस्थान के बारां, ओसियां, किरणपुर, नागौर और पाली के मंदिर इस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रतिहार मंदिरों में मूर्तिकला का विशेष महत्व है। इन मूर्तियों में देव प्रतिमाओं के शरीर की मृदुता, नयन मुद्रा की शांत लय, केश रचना की सूक्ष्मता और परिधान की बारीकियां ऐसी कलात्मक परिपक्वता दर्शाती हैं,
जो मध्यकालीन उत्तर भारतीय कला की उच्चतम उपलब्धियों में गिनी जाती है। मंदिरों के बाहरी भाग पर दिक्पाल, देव देवी, अप्सराएं, सलभंजिकाएं और मिथुन युग्मों की कलात्मक उपस्थिति मंदिर की पवित्रता और सौंदर्य दोनों को व्यक्त करती है। गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य का एक विशिष्ट गुण है इसका प्रादेशिक सांस्कृतिक समन्वय। गुजरात के मंदिरों में जहां जैन वैष्णव प्रभाव अधिक दिखाई देता है, वहीं जी के मंदिरों में शिव शक्ति उपासना प्रमुख रही। इसके बावजूद स्थापत्य भाषा में दोनों क्षेत्रों में समानता इस बात का प्रमाण है कि प्रतिहार शासन ने कला के माध्यम से एक व्यापक सांस्कृतिक एकता स्थापित की थी। इस कला शैली का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि इसके बाद के सभी क्षेत्रों, राजस्थान के चौहान, गुजरात के सोलंकी, मालवा के परमार और मध्य भारत की व्यापक नागर परंपरा ने इसी शैली को अपने ढंग से आगे बढ़ाया। इस प्रकार गुजरात और राजस्थान के मंदिर केवल क्षेत्रीय वास्तुकला नहीं है, बल्कि भारतीय नागर शैली के एक महान स्थापत्य अध्याय की प्रतिनिधि उपलब्धियां हैं। सोलंकी कालीन स्थापत्य गुजरात की विशिष्ट मंदिर कला। चालुक्य सोलंकी कालीन स्थापत्य। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी काल भारतीय मंदिर कला का एक स्वर्णयुग माना जाता है। यह काल 10वीं से 12वीं शताब्दी तक विस्तृत है, जब गुजरात राजनीतिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत उन्नत था। इस काल में निर्मित मंदिर, बावड़िया, तोरण, मंडप, सभागृह और जल संरचनाएं न केवल गुजरात बल्कि संपूर्ण पश्चिम भारत की पहचान बन गए। इस स्थापत्य शैली को विद्वान मीनाक्षी गुजरात शैली, मरु गुर्जरा शैली भी कहते हैं। सोलंकी स्थापत्य की विशेषता है सूक्ष्म नक्काशी, गहरे शिल्प घनत्व, समृद्ध अलंकरण, मंडपों की श्रृंखला, तोरण द्वार, सुंदर कर्ण, शिखर और जटिल ज्यामितीय सौंदर्य। इस समय निर्मित मंदिरों में तकनीकी परिपक्वता, धार्मिक प्रतीकवाद और कलात्मक कल्पनाशीलता का एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। सोलंकी शिल्पियों की विशेषता यह थी कि वे पत्थर को ऐसे तराशते थे कि वह जाली, स्तंभ, नृत्य मुद्राएं, यक्ष यक्षिणी, नैसर्गिक आकृतियां और देवी देवताओं के सूक्ष्म रूप तक को जीवंत कर देता था। स्थापत्य की ऊंचाई, संतुलन और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं का तालमेल सोलंकी मंदिरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है। स्थापत्य के मुख्य तत्व। गर्भगृह। गर्भगृह अत्यंत सादा रखते हुए इसे धार्मिक पवित्रता का केंद्र माना गया। इसके बाहर नक्काशियों का घनत्व बढ़ जाता था। गर्भगृह पर ऊंचा, सुंदर और अनुपातबद्ध शिखर लाटीन निर्मित होता था। मंडप श्रृंखला। सोलंकी मंदिरों में गुढ़ मंडप, रंग मंडप और सहस्र स्तंभ मंडप कभी-कभी तक का प्रयोग मिलता है। मंडपों की छतें पुष्पाकार, पद्माकार तथा बहुपत्र रूपों में कलात्मक रूप से निर्मित की जाती थी। तोरण। सोलंकी स्थापत्य का सबसे प्रभावशाली भाग तोरण द्वार है, जहां दो ऊंचे स्तंभों को एक अलंकृत अनुप्रस्थ बीम से जोड़ा जाता है। इन पर उकेरी गई देव मालाएं, गंधर्व, कीर्तनकार, नृत्य मुद्राएं और पुष्प लताएं अनूठे सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। जाली शिल्प। पत्थर की जालियां सोलंकी कालीन मंदिरों की पहचान है। सूर्य प्रकाश को छनकर भीतर लाने का अद्भुत कौशल इसी शैली की देन है। बावड़िया। इस काल की बावड़िया स्टेपवेल्स स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है, विशेषकर रानी की द्वाव, जिसमें क्षैतिज स्तरों पर गहन मूर्तिकला दिखाई देती है।
मोधेरा का सूर्य मंदिर 1026 भक्तिपूर्ण स्थापत्य, अलंकृत स्तंभों वाले सभा मंडप और सूर्य रथाकार गर्भगृह के कारण मोधेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके सामने विशाल कुंड और चारों ओर विस्तृत शिल्प इसे अनूठा बनाते हैं। रुद्रमहालय, सिद्धराज जयसिंह। पाटन का विशाल मंदिर, बहुस्तरीय मंडप व्यवस्था और 160 प्लस स्तंभों वाला, आज खंडहर होने पर भी सोलंकी स्थापत्य की उच्चतम क्षमता दिखाता है। किराडू मंदिर। राजस्थान सीमा के पास स्थित यह मंदिर समूह इतना सूक्ष्म नक्काशी वाला है कि इसे हवा से बातें करते स्तंभ कहा जाता है। अंबाजी, तरंगा और अन्य मंदिर। तरंगा के जैन मंदिर, पाटन के वैष्णव मंदिर और कच्छ क्षेत्र की मंदिर परंपराएं भी इसी शैली की निरंतरता है। सोलंकी स्थापत्य की विशिष्ट विशेषताएं। श्रीनागर शैली का परिष्कृत रूप, उच्च शिखर, कर्ण शिखर और ताल मान का संतुलन। अलंकरण की गहनता, प्रतिमा नक्काशी, देव नायिका, वादन नृत्य मुद्राएं। गण मूर्ति परंपरा, यक्ष यक्षिणी, किन्नर, नाग कन्याएं। संपूर्ण ज्यामितीयता, छतों, स्तंभ आधार, स्तंभ शीर्ष और तोरण। धर्म कला विज्ञान का मिश्रण, अयनांश, सूर्य प्रकाश गणना और धार्मिक प्रतिमाओं का संगम। गुर्जर प्रतिहार शैली और सोलंकी शैली का संबंध। सोलंकी स्थापत्य का आधार गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य से लिया गया था, परंतु सोलंकी शिल्पियों ने उसे अधिक सूक्ष्म, विस्तृत और समुद्र तट की स्थानीय शैलियों के साथ मिलाकर एक नई पहचान दी। जहां प्रतिहार शैली में बल, स्पष्ट रेखाएं और ऊर्ध्वाधरता थी, वहीं सोलंकी शैली में लालित्य, नक्काशी की गहराई और अलंकरण की बहुलता दिखाई देती है। समग्र मूल्यांकन। सोलंकी काल का स्थापत्य भारतीय कला इतिहास का वह अध्याय है जिसमें सूक्ष्म शिल्प कौशल, ज्यामितीय समझ, धार्मिक प्रतीकवाद और संरचनात्मक विज्ञान सभी एक साथ मिलकर विकसित हुए। मोधेरा, पाटन और तरंगा जैसे मंदिर आज भी इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि गुजरात में 11वीं 12वीं शताब्दी में स्थापत्य कला अपने उत्कृष्टतम रूप में थी। बुंदेलखंड के चंदेलकालीन मंदिर। बुंदेलखंड के चंदेलकालीन मंदिर। बुंदेलखंड के चंदेलकालीन मंदिर भारतीय स्थापत्य इतिहास के सबसे उत्कृष्ट और उन्नत अध्यायों में से हैं। यह वह काल है जिसमें मंदिर निर्माण केवल धार्मिक अनुष्ठान का ही साधन नहीं था, बल्कि कला, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आध्यात्मिकता और राजनैतिक शक्ति प्रतिष्ठा का संगम भी था। चंदेल वंश ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो स्थापत्य विरासत निर्मित की, वह आज भी मध्यकालीन भारतीय कला की उच्चतम अवस्था के रूप में स्थापित है। इन मंदिरों का केंद्र है खजुराहो, जिसे चंदेल साम्राज्य का सांस्कृतिक मुकुट कहा जाता है। खजुराहो के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है उनका नागर शैली पर आधारित वास्तु रूप, जिसे चंदेल काल में सर्वाधिक परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ। इस शैली में मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते हैं, जहां मुख्य शिखर सबसे ऊंचा और उसके चारों ओर छोटे छोटे उप शिखर पर्वत श्रृंखला जैसी लयात्मकता उत्पन्न करते हैं। यह शिखर बद्ध रचना पर्वतीय कल्पना का प्रतीक है, मानो मंदिर देवलोक की ओर आरोहण का मार्ग बनता है। खजुराहो के मंदिरों की दूसरी विशिष्टता है उनकी प्रतिमा समृद्धि और मूर्तिकला की जीवंतता। चंदेल कलाकारों ने प्रस्तर पर ऐसी सूक्ष्मता से आकृतियां उकेरी कि वे भाव, गति, लय और प्रतीकवाद का अद्भुत सम्मिश्रण बन गईं। इसमें देव देवियां, अप्सराएं, मिथुन मूर्तियां, नृत्य मुद्राएं, संगीत अभिनय,
लोक जीवन के दृश्य और आध्यात्मिक प्रतीक सभी शामिल हैं। इन प्रतिमाओं की शैली में गहराई, भंगिमा और सौंदर्य का ऐसा सम्मिलन है जिसने चंदेल कला को वैश्विक ख्याति प्रदान की। चंदेलकालीन मंदिर केवल सौंदर्य केंद्र नहीं थे, वे धार्मिक दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मंदिरों का पंथ आधार शैव, वैष्णव और जैन परंपराओं में विस्तृत था। देवताओं के प्रति चंदेल राजाओं की भक्ति, विशेषकर शिव के प्रति उनकी स्थापत्य नीति में स्पष्ट दिखाई देती है। कंद्रिया महादेव, विश्वनाथ, चतुर्भुज और पार्श्वनाथ मंदिर इस विविध धार्मिक संरचना के प्रभावी उदाहरण हैं। इन मंदिरों में देव उपासना के साथ साथ नृत्य, संगीत और शास्त्रीय कला का संरक्षण होता था, जिससे खजुराहो एक संपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। चंदेलकाल में मंदिर स्थापत्य केवल धार्मिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक सांस्कृतिक घोषणा भी था। इन मंदिरों की विशालता और शिल्प समृद्धि चंदेल साम्राज्य की समृद्धि, शक्ति और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। मंदिरों में अंकित दृश्य चंदेल समाज के दैनंदिन जीवन, उत्सवों, आर्थिक क्रियाओं और सामाजिक संरचना का भी संकेत देते हैं। इस तरह ये मंदिर केवल कला भवन नहीं, बल्कि चंदेल काल के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का संवेदनशील दर्पण भी है। खजुराहो के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है मंदिर का संपूर्ण विन्यास, जिसमें गर्भगृह, अंतराल, मंडप, महामंडप, अर्ध मंडप और प्रदक्षिणा पथ सब एक लयात्मक क्रम में बंधे हैं। स्थापत्य की यह योजना अत्यंत संगठित, गणितीय और सौंदर्य प्रधान है। मंदिरों में प्रयुक्त बलुआ पत्थर की चिकनाई और उसके सूक्ष्म उत्कीर्णन से कलाकारों की तकनीकी क्षमता का पता चलता है। चंदेलकालीन मंदिरों का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि उन्होंने मध्य भारत की कला परंपरा को एक ऐसी ऊंचाई दी, जिसकी तुलना केवल ओडिशा, गुजरात और राजस्थान की श्रेष्ठतम परंपराओं से की जा सकती है। इन मंदिरों की कला में भाव, सौंदर्य, शारीरिक लचक, जटिल भंगिमाएं और आध्यात्मिक प्रतीकवाद एक साथ उपस्थित रहते हैं, जिससे चंदेल स्थापत्य भारतीय कला के विकास क्रम में एक स्वर्णिम अध्याय बन जाता है। समग्रतः बुंदेलखंड के चंदेलकालीन मंदिर, विशेषतः खजुराहो, भारतीय कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक चेतना की चरम अभिव्यक्ति हैं। ये मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचनाएं नहीं, बल्कि चंदेल राजवंश के साम्राज्य, उनकी श्रद्धा, उनकी कलात्मक प्रतिभा और मध्यकालीन भारतीय सभ्यता की गहन आध्यात्मिकता का जीवंत प्रमाण है। उत्तर भारत के प्रमुख मध्यकालीन मंदिर परंपराओं का तुलनात्मक विश्लेषण। उड़ीसा के मंदिर, गुजरात राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार मंदिर, चालुक्य सोलंकी मंदिर, बुंदेलखंड के चंदेल मंदिर। तुलनात्मक विश्लेषण। मध्यकालीन उत्तर और पूर्व भारत की स्थापत्य परंपराएं अपने अपने क्षेत्र की भूगोल, संस्कृति, धार्मिक दर्शन और शिल्प परंपरा का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं। उड़ीसा, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी और चंदेल मंदिर शैलियां यद्यपि नागर शैली की व्यापक परंपरा से जुड़ी थी, परंतु प्रत्येक ने अपनी अलग पहचान विकसित की। इन चारों स्थापत्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय मंदिर निर्माण कला के विकास का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। उड़ीसा की मंदिर शैली का सबसे प्रमुख गुण है उसकी रेखा देउला, पीठ देउला और खाखरा देउला जैसी विशिष्ट संरचनाएं। उड़ीसा के मंदिरों में शिखर ऊंचा, वक्र, लहरदार और अत्यंत विकासशील रूप में दिखाई देता है। शिखर की रेखाएं ऊपर की ओर एक विशाल पत्थर मेघ के समान उठती हैं और गर्भगृह की ऊर्ध्वता को आध्यात्मिक गति प्रदान करती हैं। भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, हिरापुर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर जैसी कृतियां उड़ीसा के स्थापत्य की पराकाष्ठा है। उड़ीसा की मूर्तिकला अत्यंत सूक्ष्म, नाजुक और अलंकरण प्रधान है। भित्तियों पर देव देवी, अप्सरा,
दिक्पाल, नृत्य मुद्राएं, युगल मिथुन दृश्य, दानव गण और लोक कथाएं सभी अद्भुत शिल्प में उकेरी गई हैं। उड़ीसा मंदिरों की पहचान उनकी मूर्तिकला समृद्धि और शिखरों की वक्रता में निहित है। इसके विपरीत गुजरात और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार मंदिर अपेक्षाकृत सरल, परंतु अत्यंत सुलझे हुए और सामंजस्यपूर्ण स्वरूप के होते हैं। प्रतिहार शैली की प्रमुख विशेषता है समतल मंडप, सुस्पष्ट गर्भगृह और राहत की मजबूत शिल्प परंपरा और ज्योतिष वैदिक योजना की पवित्रता। राजस्थान व गुजरात के मंदिरों का शिखर अपेक्षाकृत कम ऊंचा, परंतु संतुलित और स्थिरता प्रधान होता है। बटेश्वर, काकनमठ, नरेशोद, ओसियांग, नागदा और जौहर क्षेत्र के अनेक मंदिर प्रतिहार शैली का सुंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिहार मूर्तिकला उड़ीसा की तुलना में अधिक मजबूत, स्थिर और आयतन प्रधान है। देव मूर्तियों के चेहरे शांत, गंभीर और ध्यान मग्न दिखाई देते हैं। गुजरात के चालुक्य सोलंकी मंदिरों का स्वरूप इन दोनों परंपराओं से भिन्न है। सोलंकी स्थापत्य अपने अद्वितीय शिल्प, नवोन्मेष, गहन सजावट, बहुभुजी योजना, अष्टकोणीय मंडप और ऊर्ध्व शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मोरेरा का सूर्य मंदिर, तारंगा, कुमारपाल मस्तक, सीडी मंदिर, वड़ताल क्षेत्र के मंदिर और पाटन के अदालज वाव सोलंकी कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सोलंकी शैली में स्तंभ नक्काशी असाधारण रूप से विकसित है, जिनमें बेल बूटे, ज्यामितीय रेखाएं, नुकीले प्रोजेक्शन और ताल लय का चमत्कारिक सामंजस्य मिलता है। सोलंकी स्थापत्य अपनी विस्तृत नक्काशी, जटिल शिल्प लय और अभिजात सौंदर्य के लिए अद्वितीय है। बुंदेलखंड के चंदेल मंदिर, विशेषतः खजुराहो के मंदिर समूह, नागर शैली के शिखर विकास की अंतिम और अत्यंत परिपक्व उपलब्धि प्रस्तुत करते हैं। चंदेल शिल्प में भित्तियों पर देव मूर्ति, नृत्य मुद्राएं, यक्ष यक्षी, अप्सराएं और मिथुन दृश्य अत्यंत सजीव, गतिशील और लय प्रधान शैली में उकेरे गए हैं। खजुराहो के मंदिरों के समूह नियोजन, जटिल ऊर्ध्वता, शिखरों का पर्वत सदृश रूप और बाहरी दीवारों की त्रिस्तरीय मूर्तिकला भारतीय स्थापत्य का उत्कर्ष प्रतीत होता है। लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, विश्वनाथ और चित्रगुप्त मंदिर चंदेल कला के शिखर उदाहरण हैं। चंदेल मूर्तिकला की पहचान उसकी जीवंतता, काम दर्शन का सौंदर्य शास्त्र और शिल्प की गतिशीलता है। इन चारों स्थापत्य परंपराओं का तुलनात्मक सार यह है कि उड़ीसा के मंदिर शिखर प्रधान, ऊर्ध्व लयपूर्ण और मूर्तिकला बहुल हैं। प्रतिहार मंदिर स्थिर, सरल और सामंजस्यपूर्ण हैं। सोलंकी मंदिर जटिल, सजावट प्रधान और बहुभुजी संरचनाओं से युक्त हैं, और चंदेल मंदिर गतिशील, उन्मुक्त और नैसर्गिक सौंदर्य प्रधान मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन सभी परंपराओं के मेल से संपूर्ण उत्तर पूर्व पश्चिम भारत की नागर शैली एक परिपूर्ण और बहुरंगी स्थापत्य दर्शन का रूप लेती है, जो भारतीय कला संपदा का अत्यंत उज्ज्वल अध्याय प्रस्तुत करती है। Please like, subscribe and comment.